हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहन भारद्वाज क्लासेस। आज की ये जो वीडियो है केवल एक ही आपकी टॉपिक पे डिपेंड है। वो क्या है टॉपिक? हाउ टू क्रैक ए नेगेटिव मार्किंग एग्जाम। कि किसी भी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने गेट का एग्जाम दिया हुआ है, उसमें जो मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है। टोटल उसमें 55 क्वेश्चंस आते हैं और मार्किंग होती है 1/3 की। तो गेट में जब मैंने वो एग्जाम दिया था तो उसमें 1/3 की मार्किंग थी और लास्ट में जो उसका रिजल्ट था वो ऑल इंडिया रैंकिंग जो थी AIR वो थी 380। क्लियर? कि मुझे खुद से पता नहीं था कि किस तरह से रैंकिंग आ जाती है, क्या आ जाती है, और ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। किस तरह से एग्जाम हम लेकर बैठ जाते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज का भी मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपकी शुरुआत करता हूं कि जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है तो आपको उसे किस तरह से फाइनलाइज करना है, किस तरह से उसे क्रैक करना है। क्लियर है? बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट के पास नॉलेज बहुत है, बट नॉलेज बहुत होने के बाद क्या है कि उसका जो एग्जाम है या तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो ये जो एग्जाम को क्रैक करने की जो स्ट्रेटेजी होती है, और कौन सा वाला एग्जाम? नेगेटिव मार्किंग वाला। इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। इस जो स्ट्रेटेजी को अगर आप अपना लेंगे तो आप आपके पास अगर कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर आता है तो आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक एक करके एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। यहां पर केवल मैंने आपको टॉपिक लिखा है हाउ टू क्रैक ए नेगेटिव मार्किंग एग्जाम। कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम को हम किस तरह से क्लियर करें। कि जैसे हम 11th और 12th के जैसे बोर्ड देते हैं, तो 12th के बोर्ड देने के बाद हम क्या करते हैं, आगे नीट और जेई की प्रिपरेशन करते हैं। और नीट और जेई की जो प्रिपरेशन करते हैं तो जेई में कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके पर सब्जेक्ट? इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। वो किस तरह से होते हैं कि दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन में जो ए सेक्शन है उस सेक्शन में कितने होते हैं? 25। और बी सेक्शन में कितने होते हैं? 10। तो ये जो आपके लास्ट के 10 है इसमें आपको कितने करने पड़ते हैं? खाली ओनली इसमें 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पर आपके? 30। क्लियर है? इसी तरह से जो अपडेटेड वाला नीट का है, अगर हम नीट की बात करें, ये किसकी बात थी यहाँ पर? जेई की, जेई वाले एग्जाम की। क्लियर है? नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर हम नीट के एग्जाम की बात करें कि नीट का जो एग्जाम है उसमें सबको कितना है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है। और इसमें क्या है, हमें कितने करने हैं? 180 क्वेश्चंस हमें इसमें अटेम्प्ट करने हैं। 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कितने करने हैं? आपके 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दोनों में नेगेटिव मार्किंग क्या है? इसमें भी कितने की है? 1/4 की। ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ये जो है 1/4 की। और इसमें भी कितने की है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? तो ये भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर किसी को नहीं है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं, 1 2 3 4, अगर आपके 4 क्वेश्चंस क्या है? गलत हो गए, तो एक जो आपका सही वाला है वो भी क्या होगा? वो भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ रहे हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग था, जिस पर आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस था, जो क्वेश्चन आपका सही था वो क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला अगर 1 2 3 4 अगर गलत हुआ तो जो आपका जो करेक्ट वाला है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेम इसी तरह से नीट में भी है कि अगर क्या है, पैटर्न 1/4 का है तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने 4 जो क्वेश्चंस हैं, जो 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत करे तो आपका एक जो करेक्ट वाला क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगर बात करें
कि यहाँ पर ये जो गेट का एग्जाम था, तो गेट के एग्जाम में जब मैंने 2010 में दिया था, ये पेपर मैंने 2010 में दिया था, अभी 12 साल हो गए इसे, तो 2010 में मैंने ये क्वालिफाई करा था। तो उस समय जो मार्किंग थी 1/3 है, और अभी क्या है इसकी जो मार्किंग है वो 1/3 ही है। ये गेट के एग्जाम के लिए है यहाँ पर। तो अगर हम 2-3 एग्जाम को लें और 2-3 एग्जाम को देखें कि इसमें नेगेटिव टाइप जो आपके ये जो नेगेटिव मार्किंग टाइप है, जो इनको हम क्वालिफाई कैसे करें। देखिए इसकी एक स्किल होती है, पेपर को क्वालिफाई करने की स्किल होती है, जो आपकी स्टडी करने की स्किल होती है और कॉन्सेप्ट को समझने की स्किल होती है, या आपने कितने ही क्वेश्चन किए हुए हैं उसकी जो स्किल होती है वो अलग होती है, और पेपर को क्वालिफाई करने की जो स्किल होती है वो अलग होती है। तो पेपर को जो क्वालिफाई करने की जो स्किल है, कि सपोज कीजिए आपके पास वहां पर कितने हैं 3 आवर्स, 3 आवर्स है आपके पास, और 3 घंटे में आपको वो पेपर क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो इस 3 घंटे की एक एक सेकंड भी क्या हो जाती है, बहुत कीमती हो जाती है। एक एक सेकंड भी बहुत ज्यादा कीमती हो जाती है। तो ये 3 आवर्स में अगर हमें एग्जाम देना है, सपोज कीजिए कि मुझे जेई का ही यहाँ पर क्वालिफाई करना है, तो जेई का अगर मुझे क्वालिफाई करना है यहाँ पर एग्जाम, और मैं एक एज एन एग्जांपल जेई का लूं या नीट का लूं या गेट का या XYZ जो भी आपके नेगेटिव मार्किंग के जो भी आपके एग्जाम होते हैं, क्लियर है। तो सबकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो सेम ही होगी। तो उस एक स्ट्रेटेजी को आप बनाकर रखें कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। उसके बाद ही आपका क्या होगा, आप देखेंगे कि आपको एक मिरेकल नजर आएगा कि आपका जो एग्जाम है वो आपको क्लियर मिलेगा। ये बात करेक्ट है कि वो आपको क्लियर मिलेगा, बट आपको जो जो पॉइंट मैं यहां पर बता रहा हूं वो पॉइंट आपको क्या कर लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। ये केवल हमारे पास कितने आवर्स है, 3 आवर्स, इसे मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। जो क्वेश्चंस वगैरह है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं, वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। 3 आवर्स ये है, नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, तीनों चीजें क्लियर है। अब हमें क्या करना है, उसे क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है उस एग्जाम को। तो उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई हम कर सकते हैं, तो इस चीज पर हमको फोकस करना है। और फोकस हमें एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है कि किस तरह से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्लियर है। फर्स्ट थिंग तो ये है बेसिक थिंग, कि आप जहां पर रहते हैं, आप जहां पर रहते हैं या कोई आपका वहां पर जहां पर आपका एग्जाम सेंटर है, अगर कोई आपका रिलेटिव है, तो आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वो वहां का ही भरें, वो वहां का ही दें। बिकॉज ऑफ एक बार क्या होता है कि अगर हम किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो नए एनवायरनमेंट में जाने के बाद क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर यहां पर बात करता हूं यूपी की, एग्जाम तो यूपी का है और उसमें सेंटर दे दिया आपको दिल्ली का, तो दिल्ली वाला जो सेंटर है और एक यूपी में जहां पर आप रहते हैं उसके आसपास को कोई सेंटर है, कि जैसे मेरा मेरठ में था, क्लियर है। इससे पहले कि जो भी मैंने एग्जाम दिए थे वो यहां पर, ये जो एग्जाम दिए थे वो दिल्ली में दिए थे, तो बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है। बट जो आपके घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट रहता है वो आपको क्या करता है, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, और उससे ही क्या रहता है, आपके एक मन में अंदर क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो मेरे घर के पास ही है, क्लियर है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग क्या करनी है कि जो आपको एग्जाम सेंटर है, ये जो एग्जाम सेंटर है, ये जो एग्जाम सेंटर है, इस एग्जाम सेंटर को आपको क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से चूज करना है कि ये आपके घर के आसपास ही 30 या 40 किलोमीटर पर ही हो, जिससे कि क्या हो, आपको वो एनवायरनमेंट मिले, और उससे क्या हो कि आपको नए एनवायरनमेंट में जाकर ऐसा ना लगे कि मैं ये कहां पर आ गया, क्लियर है। एग्जाम सेंटर की पहली बात हुई। इससे क्या होगा, फर्स्ट जो हमारा कॉन्फिडेंस होगा वो इसी से ही हमारा आएगा।
क्लियर। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है तो वो इस पॉइंट को छोड़ दे, उससे आगे वाले पॉइंटों को उसे फॉलो करना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि सेकंड पॉइंट में क्या है कि बच्चे जो होते हैं सबका माइंड डिफरेंट है और हर कोई उस पेपर को अपने तरीके से क्वालिफाई करता है, और वो जो तरीका है, क्लियर है, वो जो मेरे बताने वाले तरीके से अलग भी हो सकता है, क्लियर। तो अब मेरा भी तरीका एक बार सुन लीजिए कि मेरा जो तरीका है वो क्या कहता है। कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक पेपर आया, ये वाला पेपर आ गया, सीट मिल गई, साइन वगैरह सारी चीजें आपकी जो भी है, वो रोल नंबर पे आप सीट पर भी बैठ गए, सारी चीजें होगी, वो सब यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उस टाइम से बात हो रही है जब घड़ी की जो सुई है वो बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट आपकी, सपोज कीजिए कि 2 से 5 का है, 2 से 5 का 3 आवर का है, और 2 बजे अब अगर आपको मिलता है, 2 बजे एग्जाम मिलता है, तो ये स्ट्रेटजी उस वाले एग्जाम पर है कि एग्जाम आपको, यहां पर एग्जाम पेपर आपको मिल गया है। ये क्या है आपका एग्जाम पेपर, ये आपका एग्जाम पेपर है सपोज कीजिए। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसमें अब डीपली जाने की कोशिश करिए अंदर तक इसके, कि अब क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले क्वेश्चन को ही देखते के साथ ही वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डिप्रेस्ड, सेकंड क्वेश्चन देखा और डिप्रेशन 2 गुना बढ़ गया, तीसरा देखा और 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया, और पहला पेज देखते के साथ ही उनका जो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो इस वाले केस में क्या करना है कि अगर आपके पास यहाँ से 1 2 3 इसी तरह से यहाँ पर आपके आगे वाले पेजेस में यहाँ पे 1 से आपको 30 क्वेश्चंस, या आपको सपोज कीजिए कि 35 क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं। तो आप कभी भी ऐसा कोशिश ना करें कि पहला क्वेश्चन देखा और पहले क्वेश्चन पे भी आप बस देखा और उसे करने लगे, ऐसे नहीं करना है, क्लियर। आपको क्या क्या करना है कि जो आपने अपने सेलेक्टेड टॉपिक, जो पास्ट ईयर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपने पूरी तरह से प्रैक्टिस किए हुए हैं, और आपको वो श्योरिटी जो है उस पर 100% है। तो अगर आपकी श्योरिटी उन पर 100% होती है, तो ये श्योरिटी को रखते हुए कि ये जो आपकी 100% श्योरिटी है उन क्वेश्चंस पे, तो इस पेपर में 1 से 30.5 तक आपको वो क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे कि जिसमें आपकी श्योरिटी 100% है। इस तरह की जो वीडियो है शायद ही रेयरली आपको यूट्यूब पर मिलेगी कि जिसमें कोई एक एग्जाम को डिस्कस कर रहा है, उसमें खाली ये बताते हैं कि एग्जाम हार्ड था या एग्जाम इजी था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम अगर हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, और अगर एग्जाम आपका क्या है, मॉडरेट लेवल का है, तो वो सबके लिए मॉडरेट है, और इजी है तो वो सबके लिए इजी है। तो उसकी जो आपकी जो क्वालिफाई करने की जो क्राइटेरिया रहता है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि एग्जाम आपका हार्ड है, मीडियम है या इजी है। वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने 1 से 35 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से आपने ज्यादा से ज्यादा कितने खुद से क्वालिफाई, मतलब खुद से करेक्ट किए हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हार्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबके लिए हार्ड होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी के पास आइंस्टीन की तरह ब्रेन है और 2-4% उसके मतलब ब्रेन में जो ब्रेन सेल्स हैं वो उसमें 10,000 ब्रेन सेल्स उसकी ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो एक टॉपर बच्चा होता है या क्वालिफाई करने वाला जो बच्चा होता है वो केवल उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चलता है, वही यहाँ पर समझाई जा रही है। तो 1 से अगर 35 तक यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपको पहले वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आपको जो आपको बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो आपको पता हो, और 1 से 35 तक आप देखेंगे कि इसमें 1 से 35 तक मोस्टली जो हम पेपर बनाते हैं, गेस्ट पेपर बनाते हैं बच्चों के लिए जेई और नीट के, तो उसमें हम करते क्या है कि उसमें अगर आप देखेंगे तो जो 50 to 60% जो क्वेश्चंस होंगे, 50 to 60% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर से होंगे।
वो आपके प्रीवियस ईयर भी होंगे। और इन 50 to 60% में जो आपके 30 या 20 to 30% होंगे वो आपके क्या होंगे, ये वाले तो होंगे किससे, प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर से, ठीक है। और ये वाले 20 से जो 30% होंगे वो किससे होंगे, जो आपकी जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिट्टो सेम एज इज इट इस तरह से ही दिए जाते हैं जैसे आपके लास्ट ईयर के पेपर में दिए गए थे। तो ये जो 20 से 30% है ये बिल्कुल आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस मिलेंगे, ये वाले 20 से 30%। तो सबसे पहले जाकर ये जो 20 से 30% है इसे क्या करना है आपको, सबसे पहले जाकर इसे अटेम्प्ट करना है फर्स्ट नंबर पे। इसकी जो प्रायोरिटी है वो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पर है। 20 से 30% जिस पे आपको लग गया कि हाँ ये मेरा बिल्कुल डिट्टो यही होने वाला है, तो 20 से 30% आपको उन पर जाकर सीधा टिक करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले क्वेश्चन को ही देख लिया और डिप्रेस्ड हो गए, क्लियर है। पहला क्वेश्चन हमेशा डिप्रेस करता है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो 20 से 30 क्वेश्चन है परसेंटेज ये कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो आप पहले इन्हें करो और उससे क्या होगा कि आपका ऑलरेडी क्या होगा, वहां पर कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्डअप हो जाएगा। जैसे ही आपका 20 से 30% आपने किया तो आपको लगने लगेगा कि हाँ अब इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, क्लियर। अब ये 30% है, बाकी का बचा इसमें 75%। ये जो 75% है इस 75% को हम किस तरह से क्लियर करें, 75% को किस तरह से क्लियर करें। तो ये जो 75% है इसमें क्या होगा, इस 75% में मैं अगर 25% इसमें से माइनस कर दूं, -25%, तो ये जो माइनस का 25% जो होगा ये वाला वो होगा आपको सोल्व करने वाला। कि आपको खाली क्या करना है, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड है और आपको खाली क्या करना है, उसे सोल्व करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा आपका वो क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा और आपको खाली क्या करना है, इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व कर देना। 25% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे वहां पर कि 25%, और मैंने यहां पर एक एवरेज लिया है ये भी 25%। तो ये 25% जो क्वेश्चंस हैं ये अगर आपने कर दिए यहां पर, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ। फिर आपने क्या करा कि फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला वाले जितने भी क्वेश्चन थे तो वो आपने यहां पर क्लियर कर दिए 25%। अब अगर आपने 25 यहां पर कर दिए, 25 यहां पर कर दिए तो कितने हो गए, 25 50% हो गए। तो आपने 50% जो पेपर है वो आपने क्लियर कर लिया है अभी तक, क्लियर। अब अगर आप घड़ी में देखोगे, घड़ी की सुई से इसे आप मेजर करते रहो, तो आप देखोगे कि 1 से 35 में आपने 50% जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्लियर है। कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होता जो पूरे सारे के सारे क्वेश्चन उसमें करेक्ट करके आता है, कोई भी नहीं होता। इस बात को भी आप ध्यान रखें कि आप अगर ये सोचें कि टॉपर्स 30 के 30 क्वेश्चन वहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट करके आता है, तो ऐसा नहीं होता, क्लियर है। स्ट्रेटेजी जो होती है उसकी सेम ऐसी ही होती है कि 25% वो कॉन्सेप्ट को देखता है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं और वो आपके सोल्व हो जाते हैं, क्लियर है। ये आपके क्या होते हैं, इसमें एमसीक्यूज ही होते हैं, सारे सारे कितने होते हैं, वो एमसीक्यूज ही होते हैं। और जे में क्या आ सकते हैं, जे में आपके इंटीजर टाइप आ सकते हैं। तो ये जो आपके 25 आपके फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चार्ट होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बेस्ड वाले हैं, ये 25% यहां से क्लियर हो गए। अब आपका 50%, तो ये यहां पर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। बट 50% से वो एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं होता। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहां पर वो क्या है कि अब कितना परसेंट बचा है, यहां पर 50% बचा है, क्लियर है। तो आपको उन 50% को नहीं देखना है, पूरे क्वेश्चन को नहीं देखना है। अब इस 50% में आपको इसमें से भी क्या कर देना है, यहां पर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है कि एक 25% और एक फिर से 25%। ये वाला जो 25% है, ये 25% क्या है, आपको आता है
और आपको नहीं भी आता। आप ये सोचेंगे कि आता भी है नहीं भी आता, उसका क्या रीजन है कि आपको इस 25% में डाउट है, इस 25% में डाउट है। तो ये वाली जो बात है यहां पर कि ये जो 25% में डाउट है, यही आपका एग्जाम क्लियर कराती है। जिस बच्चे का ये 25% वाला डाउट वाला अगर ये उसका सही हो जाता है तो उसका पेपर पास हो जाता है, और जिसका नहीं होता वो उसमें फेल हो जाता है। क्लियर सी बात है। अब इस 25% को कैसे करें? जब हमने ऑलरेडी 50% कर लिया तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया कि हमने 50% हमारा सही है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप खुद से ये सोचोगे कि हाँ ये जो 25% है, अब इस 25% को मुझे कैसे ठीक करना है। तो अब क्वेश्चन तो हमारे पास पूरे के पूरे 50% बचे हैं, क्वेश्चन तो पूरे 50% बचे हैं। इस 50% क्वेश्चंस में से आपको क्या देखना है? इस 50% क्वेश्चन में से आपको 25% मतलब आधे क्वेश्चन जो है इस 50% में से 25 क्वेश्चंस जो आप पर क्या है डाउट है, उस डाउट वाले सेक्शन को आपको क्लियर करना है। और ये जो डाउट वाला जो सेक्शन होता है ये क्लियर कैसे होता है? ये सीधा सीधा आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर डिपेंड होता है। ये जब ही क्लियर हो सकता है जो जब आपने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपने अच्छे से अगर पढ़े हैं तो ये 25% आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर आपने वो 25 ये वाला जो है हो जाएगा और अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ मिसलिनियस भी हो सकते हैं या वो एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे भी पूछे जा सकते हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन वही होते हैं कि जो दो कॉन्सेप्ट का आपका मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये जो 25% है इसकी फाइट है। अब इसकी फाइट को कैसे ठीक करें? तो इसकी फाइट को ऐसे ठीक करना है कि इस पूरे 50% में आपको एक एक क्वेश्चन जो भी है, क्योंकि शुरू के जो 2 से 5 तक आपके आवर है 3 आवर्स, क्लियर है? तो ये 50% आप 1.5 आवर में कवर कर लोगे, क्लियर है? 50% 1.5 आवर में ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। जो बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करके आए उनका थोड़ा और पहले हो जाएगा। तो 1.5 आवर, इसको कितना देना? 1.5 आवर, 1.5 आवर दे दिया इसको। अब कितना बचा? 1.5 आवर। अब आपके पास टाइम है, वो जो टाइम है आपके पास वही क्या है? आपका गोल्डन टाइम है। वो गोल्डन टाइम अगर आपने यहां पर यूज कर लिया, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस है उन्हें बात के लिए क्यों रखा जाता है? बात के लिए इसीलिए से रखा जाता है कि जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो अगर आप फिर क्या करना शुरू कर देते हो, आप इस 50% में से आप 25% को पहले एक करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, इस तरह से आप करना शुरू कर देते हो। नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन में जो आपका गैस है या तुक्का जिसे बोलते हैं वो किसी भी क्वेश्चन में नहीं करें, क्लियर है? क्योंकि वो जो आपका तुक्का होगा या गैस होगा वो आपको आपके पेपर के रिजल्ट तक भी परेशान करेगा, पेपर के रिजल्ट तक भी वो परेशान करता है। तो इसी वजह से क्या है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी इस 25% में से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको एक एक करके यहां पर सोल्व करते चले जाएं, क्योंकि अब आपके पास क्या है? टाइम है। अब आपके पास क्या है? टाइम है। अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके बता देता हूं आपको कि शुरुआत में बच्चे अगर पहले बैठक के, दूसरे बैठक के, तीसरे बैठक के, तो कम से कम उनको शुरुआत से करने में 2 घंटे लग जाएंगे, 2 आवर पूरे के पूरे लग जाएंगे। अब वो देखेंगे कि अरे मेरे पास तो 1 ही घंटा बचा है करने का, तो 1 घंटे में मैं कैसे क्लियर करूं? तो वो जो 1 घंटा है आपका, उसमें आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दिमाग वो काम करना बंद कर देगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ही होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो जितना आपके पास ज्यादा टाइम होगा उतना ही आपके पास उतना ही कॉन्फिडेंस होगा। तो टाइम इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, क्लियर है? ये एक फॉर्मूला बन गया है, टाइम इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। तो यहां पर क्या है
कि अब जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले, इसमें करना क्या है कि ये जो 1.5 आवर में आपको ये वाले क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पर सोल्व करते जाना है और देखते जाना है। क्लियर है? सारा जितना भी है वो हमारी स्टडी पर ही डिपेंड है। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपने 50% कर लिया, 25% कर लिया और अभी तो हमारे पास कितना है, 25% रह गया, ठीक है, तो इस 25% को, ये 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या आपका 18 भी हो सकता है, मतलब 19, 20 ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है। तो कोशिश करें कि ये आपका यहां पर 30% हो जाए, ये 30% और यहाँ पर 20% ही रहे, बस यहाँ पर ये वाला। ऐसी कोशिश करें कि आप 30 क्वेश्चंस को आप क्वालिफाई यहाँ पर कर दें। अगर आपने 80% यहाँ पर कर लिया है, आप 20 क्वेश्चन को आपको हाथ, मतलब 20% क्वेश्चन को, 20 क्वेश्चन नहीं, 20% क्वेश्चन को आपको छूना भी नहीं है, उन क्वेश्चंस को छूना भी नहीं है। अपने माइंड में स्ट्रेटेजी बनाकर चलनी है कि केवल और केवल कितने क्वेश्चन करने हैं हमें, 80% करने हैं। 20 जो परसेंट क्वेश्चन है उन्हें छूना नहीं है, उसमें किसी भी तरह का तुक्का नहीं लगाना, कोई भी गैस नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। क्लियर है? और ये जो आती है चीज, वो आती कहां से है कि हम एग्जाम में जो तैयारी करते हैं, वो तैयारी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारे 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो गलत है। 100% कॉन्सेप्ट कोई भी किसी भी बच्चे के क्लियर नहीं हो सकते। इसी वजह से क्या होता है कि बुक का अगर हो सके तो 1 या 2 चैप्टर आप छोड़कर जाओ, जो चैप्टर आपको परेशान करता है उस पर ही वो क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को भी छोड़ देना आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सपोज कीजिए कि 30 चैप्टर है और 30 चैप्टर में से 25 अगर आपने करे हैं और 5 चैप्टर आप उसमें से अलग कर दीजिए जिस पर आपको कॉन्फिडेंस कम है, वो जो आपने 80% सिलेबस पढ़ा है, वो सिलेबस आपका क्या करेगा, आपका एग्जाम को क्वालिफाई कराएगा। उसी 80% एग्जाम की वजह से ये जो 80% क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल वही क्राइटेरिया हो गया कि 80% एग्जाम में जो 80% जो सिलेबस है उसको आपने अगर अच्छे से कवर किया है तो उससे ये एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अदरवाइज ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। और ये जो 20% लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको छोड़ने ही है। ये आप सोच के चलिए कि सारे क्वेश्चन मुझे करने नहीं है, मुझे 20% क्वेश्चन को छोड़कर आना वहां पर। क्लियर है? तो ये अगर आप ऐसे सोच के चलोगे कि 20% को छोड़कर आना है, तो आपके मन में क्या आएगा कि अगर मैं 20% को छोड़ दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 80%। लेकिन उस 80% को करने के लिए आपके दिमाग में क्या होगा, आपका दिमाग फिर जो आपको चीजें आती हैं उन पर ज्यादा फोकस हो जाएगा। साइकोलॉजिकली आप देखेंगे कि अगर आप ये मान लें कि 20% क्वेश्चन मुझे उसमें से करने नहीं है, मुझे कितने करने हैं, 80%। अब चाहे आप 35 का 80% निकालो, 55 का 80% निकालो या 200 का 80% निकालो, कैसे भी निकाल लो, वो 20 क्वेश्चंस आपको ये सोचते हुए चलना है कि मुझे इसे वहां पर करने नहीं है, क्योंकि ये एक नेगेटिव मार्किंग पेपर है। इस नेगेटिव मार्किंग पेपर में क्या होता है कि इसमें बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजिंग करने के लिए भी इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिससे कि ये पता लगे कि बच्चा क्या करे, कि जिससे बच्चा उन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में फंस जाए। और वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कैसे पता लगते हैं, वो ऐसे पता लगते हैं कि जब वो जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट कर रहा है, जिसने पेपर सेट करा है, उसने उसमें डाले हैं ऐसे क्वेश्चन कि जो बच्चों को क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करा उसके बाद फिर फंस गए, फिर 1-2 क्वेश्चन करा फिर फंस गए, फिर 1-2 क्वेश्चन करा फिर फंस गए। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है कि फंसने वाली, ये हमें रखनी नहीं है। जो फंसने वाला क्वेश्चन है उस पर वहां पर ही क्रॉस कर दो, ये नहीं समझ में आया इसे क्रॉस कर दो। क्लियर है? तो उसे हमें क्या देखना है, बाद में देखना है। तो इसी तरह से क्या होगा कि आप एक पूरे उसका एनालाइज करके चलो। तो ये जैसे हम प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, प्रैक्टिस सेट जो करते हैं हम, या डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो हम करते हैं, या वो जैसे चैप्टर वाइज होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपिक वाइज जो सैंपल चैप्टर है वो ज्यादा बेस्ट रहते हैं,
क्योंकि उससे आपका जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स क्लियर आपके होते चलते हैं। क्लियर? कि जैसे कि आपने कोई एक बुक ली, सपोज करो कि जैसे हमारी ही एररलेस है और एररलेस की आपने क्या करिए प्रैक्टिस सेट लिए, तो उसमें क्या है कि 75 उसमें टॉपिक्स हैं। ये पूरे के पूरे 75 टॉपिक्स पूरे के पूरे एग्जाम को लेकर बनाए गए हैं, पूरा का पूरा जितना भी आपका सिलेबस को लेकर बनाए गए हैं। तो ये जो 75 टॉपिक है, ये 75 टॉपिक मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के सबके मिल जाएंगे आपको। तो 75 टॉपिक्स जितने भी हैं वो आपके इस 75 जो टॉपिक्स हैं वो भी आप देख लीजिए कि इसमें भी आप 60% आपका जो है वो आपको 60 जो टॉपिक्स है वो आपको अपने बेस्ट करके जाने हैं और 15 को आपको नहीं करना है। बस ये वाली बात है, हाँ या ना वाली बात है, करना है या नहीं करना है, सीधी बात है। ये वाले जो 60 टॉपिक्स हैं ये आपको बेस्ट करके जाने हैं और बाद के जो 15 है वो आपको छोड़ कर जाने हैं। यही सेम चीज मैंने यहाँ पर बताई है, ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि जो पहले के 20 ये जो 25% है वो आपके सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेसिस होंगे। पहले कॉन्सेप्ट बेसिस वाले कर लो, उसके बाद फॉर्मूला वाले पे आओ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर फॉर्मूले वाले आपने पहले करने शुरू करे तो आप फॉर्मूला वाले में फंस गए। तो फॉर्मूला वाले उसके बाद कीजिए, कॉन्सेप्ट वाले के बाद। तो पहले कॉन्सेप्चुअल उसमें क्वेश्चन देखिए कि अगर है तो आप उन पे टिक कीजिए, और आप उसके बाद क्या है कि फॉर्मूला बेस वाले उस पे टिक कीजिए। क्लियर है? उसके बाद 25 ये हो गए, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस है वो मॉडरेट लेवल के आते हैं नहीं आते हैं। टाइम आपके पास कितना रह गया? हाफ, मतलब 1.5 आवर का। 1.5 आवर मीन्स आपके पास 90 मिनट्स है। 90 मिनट में आपको ये देख लेना है कि 90 मिनट में कितने क्वेश्चंस है, और उस एक पर क्वेश्चंस पे मुझे करने में उसमें ऑन एन एवरेज कितना मुझे टाइम लग रहा है। अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में जो 30% है अगर आपने ले लिए और 35% करने के बाद क्या है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें पहले में फंस रहे हैं, छोड़ो, दूसरा करो, दूसरे का आंसर आ गया, क्लियर है, तीसरा आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो उनकी संख्या पहले बढ़ाती चले जाना कि जिस जिस पर आपका कॉन्फिडेंस हो गया है और जो जो क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, और उसके बाद क्या है उन पर टिक करते जाइए कि हाँ ये उस पर कॉन्फिडेंस है मेरा, इस पे टिक कर दिया, पेपर पे टिक कर दिया। या आपका अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो आपने मैनुअली अपने दिमाग में रख लिया कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन मेरे यहाँ पर मेरे क्लियर है। तो ये चीज है। अब ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है आपको इसी तरह से फॉलो करना है। इसके बाद जो लास्ट एक बात है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि इसकी जो की है, इसकी जो की आती है ना ओएमआर शीट जो आती है, उसको सबसे लास्ट में फिल करते हैं, वो सबसे लास्ट में। तो वो चीज भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओएमआर शीट को कभी भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ओएमआर शीट को आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन आपके एक स्लॉट में आ गए, सही हो गए, 5 को फिल कर दो, 5 आगे फिल कर दो, 5 आगे फिल कर दो। तो इस तरह से आपको फिल करते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट में अगर क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जब उस ओएमआर शीट को भी फिल कर रहे होते हैं तो भी उनके पास कंफ्यूजन रह जाता है, उसके बाद भी क्या है ओएमआर शीट को कर रहे हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है ए, बी, सी और डी, यही 4 ऑप्शन है, इसमें हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% है। क्लियर है? हर एक की कितनी है? 25% प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी 25% प्रोबेबल है, ये भी, ये भी, ये भी। वो जो आपको देगा वो आपको जो भी एग्जामिनर जो भी उसमें क्वेश्चन सेट करके दे रहा है। तो ये जो एबीसीडी वाला जो खेल है इसे और देख लेते हैं थोड़ा सा कि ए बी सी डी। इस एबीसीडी में क्या होगा कि जितने भी आपके पर एक उसकी कितनी है 25% प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी सबको पता होगी क्योंकि 4 क्वेश्चंस है, चारों की 100% है, तो पर इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 25%। क्लियर है? तो उसमें क्या करना है आपको, पहले ही ये जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता उस पर आप इसे क्रॉस कर दें। तो ऐसे क्रॉस करेंगे, अगर एक को क्रॉस करा यहां पर, अब कितनी रह गई 75% प्रोबेबिलिटी हो गई।
अब कितनी हो गई? 50% प्रोबेबिलिटी हो गई। सही है, क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन अगर हमने हटा दिए तो अब ये हमारी 50% में, मतलब इन दोनों की ये वाले बचे। अब क्या है, इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है और इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? अगर ये दो क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद इन दोनों की कितनी बचती है? 50-50। तो OMR शीट को आप फिल करते हुए आप क्या करते हैं कि इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसकी जगह ये भी हो सकता है, आप उसमें वहां पर गलत फिल कर देते हो। तो ये वाली जो चीज है, ये जो मैं आपके बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जा रहा हूं कि माइक्रो लेवल पर जाकर आप अगर देखेंगे प्रोबेबिलिटी के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाली जो दो क्वेश्चन, दो ऑप्शंस है, ये दो ऑप्शन में ही अधिकतर बच्चा फेल हो जाता है इन दो ऑप्शन के कारण। क्योंकि वो जो दो ऑप्शन है वो दी ही इसी वजह से दिए गए हैं कि दोनों ही क्या लगे, वो सेम लगे। क्लियर है? तो वो हमारी जो नॉलेज है वो इसी चीज में काम आती है कि उसमें ए होगा या बी होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो ए या बी। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है पूरा ए पर तो आप ए को ही क्लिक करिए, बी पर आप मत जाइए, बी को छोड़ दीजिए आप। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ए को ही टिक कीजिए और ए पर ही। ऐसा नहीं है कि मन में आ गया लालच, और लालच आ गया आपको लगा कि हाँ भाई ये हो सकता है, या आपने वो इसमें करना शुरू कर दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो ऐसा वाला खेल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है? ये लाइफ का एक एक जो क्वेश्चन है वो लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन होता है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन ही आपकी जो रैंक है उस वो क्या कर देता है, वो ऊपर बढ़ाता है। तो ये जो एक यहाँ पर है इस पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप इसे ही टिक कीजिए, बी पर आप ध्यान मत दीजिए। क्योंकि बी आपको अट्रैक्ट करता रहेगा। क्यों अट्रैक्ट करता रहेगा? क्योंकि इवन जो हमारा माइंड जो पढ़ रहा है इसे, वो पढ़ रहा है कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमारा माइंड जो है वो ये रीड करके बता कि हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अब दोनों की प्रोबेबिलिटी किस क्या होगी, 50-50% होगी। तो इस कंफ्यूजन में आप ना फंसे। तो जितना भी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि हाउ टू क्रैक ए नेगेटिव मार्किंग एग्जाम, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फॉलो करते हैं, आई होप, मैं विश करता हूं कि आपको कोई गारंटी वाली बात नहीं है, मैं आपको इसमें मेक श्योर आप खुद अपने आप हो जाओगे। आप कोई सैंपल जो टेस्ट है जो आपके किसी कोचिंग सेंटर में दिया गया है या आपको कहीं पर आपके स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पर भी दिया गया है और वो नेगेटिव मार्किंग का है या पॉजिटिव मार्किंग का भी है, अगर आप देखेंगे तो आपको जितने भी आप एग्जाम अगर अपने डेली प्रैक्टिस पेपर में आप करके देखेंगे तो इन टेक्निक को आप यूज करके देखना, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि रिजल्ट आपका कैसा होगा। मैं श्योरिटी देता हूं कि बिल्कुल अगर आप इसी पैटर्न पे चलेंगे कि हम मुझे 75 टॉपिक्स में से 60 टॉपिक्स अपने बेस्ट करने हैं और 15 जो टॉपिक है उसे छोड़ना है। क्लियर है? छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़ देना। आप क्या कर सकते हैं, उनके फार्मूले जो हैं वो खाली रीड कर सकते हैं और फार्मूले के ऊपर जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें से कर सकते हो। आप समझ गए मेरी बात को? 15% बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या है कि आपको अगर देखा जाए कि 60% पे वैसे पूरा एग्जाम क्लियर हो जाता है, 60% पे इस तरह के जो एग्जाम है 60 to 70% पे एग्जाम पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है? तो 60 बेस्ट टॉपिक अगर आप इसमें से देखोगे तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप लगा सकते हो, इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, 60/75 × 100, इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पर निकल जाएगी। क्लियर है? तो अगर बात इसकी है, सॉरी परसेंटेज निकल जाएगी, इसकी परसेंटेज निकल जाएगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं परसेंटेज निकल जाएगी। तो इस तरह से जो टॉपिक करना है आपको बेस्ट लेवल पर ही करना है, और उसके बाद जब आप पेपर में बैठे तो पेपर में बैठने के बाद भी आपको वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि कहीं पर फंसना नहीं है। जैसे ही आप कहीं पर फंस गए तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करा, आप वहां पर अगर फंस गए तो फंसने के बाद जो आपका जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा,
क्राउडेड मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं रखना है, हमें क्या रखना है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मोशन रखना है कि इतने टाइम में, जब हम देखते हैं ना कि इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगी, तो उसी तरह से क्या करना है कि इतने टाइम में ये वाला क्वेश्चन हमारा कवर अप हो जाएगा। तो 9 पूरा का पूरा अगर आप 3 आवर्स का एग्जाम को देखें तो 180 मिनट है, और 180 जो मिनट है वो आपकी लाइफ को 180 डिग्री बिल्कुल चेंज कर सकती है। 180 डिग्री आपको पता होगा कैसा होता है, 180 डिग्री ऐसा होता है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो 180 का जो 180 मिनट्स का जो आपका टाइमिंग है वो पूरा लाइफ चेंजिंग है कि अगर इस 180 डिग्री वाले को आप क्या करोगे, आप समझ लोगे 180 डिग्री कॉन्सेप्ट वाला, कि 180 डिग्री कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर आपका एग्जाम आपका 180, ये जो आपका 180 आपका जो टाइम है 180, मैंने यहाँ पे डिग्री बना दिया, सही है, तो डिग्री से मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो अगर आपका जो टाइम है वो 180 मिनट है, तो 180 मिनट आपकी जो एग्जाम को क्वालिफाई करने की डिग्री पूरी 180 डिग्री ही चेंज कर देगा वो, समझ रहे। 3 घंटे जो टॉपर्स के पास भी होते हैं और 3 घंटे फेलियर के भी पास होते हैं, और 3 घंटे एवरेज वाले के, सबके पास ही 3 घंटे हैं। लेकिन उस समय जो मैंने डिस्कस करा है उस 3 आवर्स में जो आपके साथ जो भी उस पेपर की जो भी फाइट होगी वो उन 3 आवर में ही डिसाइड कर देगी कि आपका पेपर क्वालिफाई हो गया या आप उसमें डिसक्वालीफाई हो। वो आपके जो 3 आवर हैं वो 3 आवर ही आपके क्या हो जाएंगे, वो लाइफ चेंजिंग आवर हो जाएंगे। उन 3 आवर में जितनी भी आपकी मिनट्स हैं, सही है, 180 मिनट्स हैं, तो 180 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा ये डिफाइन हो जाएगा कि आपका वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो को मैं यही पोस्ट करता हूँ। जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं उन चीजों को अगर आप फॉलो करके देखिए, अपनी जितने भी आपको इस समय भी अगर आप पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग में तो वहां पर आप इसे फॉलो करके देखिए और उसके बाद रिजल्ट देखिए। आप फैक्ट पे भरोसा मत कीजिए, जो भी यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं आप केवल अपने रिजल्ट पे भरोसा करिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट अच्छा आता है इस चीज से तो आपके लिए ये फैक्ट गुड है। अगर आपको लगता है कि इस फैक्ट से मेरा जो पेपर है क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो वो बैड है। बट इस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी पूरा एग्जाम क्वालिफाई जितने भी सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। क्लियर? अटेम्प्ट करने का मतलब यह है कि सही करने की कोशिश ना करें। अटेम्प्ट तो आप सारी करोगे, 35 क्वेश्चंस तो आप देख ही सकते हैं कि 3 आवर में 35 क्वेश्चंस देखना कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो 35 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हैं, चलिए आप फिल्टर मारिए कि हाँ इतने सही वाले उसमें टाइप में चले गए, इतने आपके जो दूसरे वाले टाइप में जो हमें नहीं करने हैं। तो जो हमारा पेपर क्वालिफाई होगा केवल और केवल उससे होगा जो हमें नहीं करने हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और आगे भी आपको इसी तरह की जो वीडियोस हैं मोटिवेशनल भी और प्लस आपकी सब्जेक्टिव भी वो शेयर होते रहेंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को अगर आपको लगा हो कि हाँ इस चैनल में कुछ जान है तो आप इसमें कमेंट और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।